फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी सीटेट और टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड होने वाली सारे एग्जाम की तैयारी के लिए ये एक सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं डेली डिस्कस करूंगा आपसे उन सारे प्रश्नों के जो कि पूछे जाते हैं टीचर सिलेक्शन एग्जाम में और किसी भी स्टेट के टेट एग्जामिनेशन में या फिर सीटेट एग्जामिनेशन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, अ टीचर हु फर्मली बिलीव इन सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ ल्यू वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी you prefer for assessing your student? Your options are A, collaborative project, B, standardized test, C, fact based recall questions, D, objective multiple choice type question। जैसे कि आप लोगों ने अपने टीचर से रिलेटेड जो कोर्स किया है, बीएड या फिर डिप्लोमा या एमएड, जो भी आपने कोर्स किया है, तो आपने इस थ्योरी को जरूर पढ़ा होगा, वाइगोस्की की थ्योरी को, जो कि पूरा डील करती है कि एक स्टूडेंट को, एक छात्र को हमें क्या करना चाहिए, उसके लर्निंग के लिए हमें क्या करना है। बीइंग ए टीचर हमें ऐसा करना चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट हमारी क्लास में, उनको एक साथ जोड़ करके कोई काम देना चाहिए, यानी कि एक ऐसा काम देना चाहिए जहां पे टीम वर्क हो, उनके अंदर किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो और वो एक साथ रह के कैसे काम कर सकते हैं। तो पूरा जो फोकस वाइगोस्की के थ्योरी का था वो इस टाइप था, यानी कि कलेक्टिव वर्क के ऊपर था। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। यानी कि वाइगोस्की बिलीव करते थे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसमें सब बच्चे मिलकर के एक साथ काम करें, क्योंकि बाद में यही बच्चे सोसाइटी में जाकर के सोसाइटी को लीड करेंगे, जहां उन्हें एक साथ रहना होगा और एक साथ काम करना होगा। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होगा। यानी कि हिंदी में हम बोल सकते हैं सहयोगात्मक परियोजना हो जाएगा, जहां पे एक दूसरे को सहयोग करके बच्चा सीखेगा और बाद में जाकर सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करेगा। चलिए ठीक है, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू कैटर टू द इंडिविजुअल डिफरेंस इन हिज क्लासरूम, अ टीचर शुड, योर ऑप्शंस आर, हैव यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वे ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट, सेग्रेगेट and labels to children based on their marks, engage a dialogue with student and value their perspectives, impose strict rules upon his student। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक टीचर जब वो क्लासरूम में टीचिंग करता है तो उसमें बच्चों को अलग से अंतर करने के लिए उसे ही करना चाहिए, जैसा आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है कि उसे करना चाहिए कि बिल्कुल एक यूनिफॉर्म मेथड बना देना चाहिए, एक सीधा एक रूल बना देना चाहिए कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, एक स्टैंडर्ड तरीका अपना लेना चाहिए टीचिंग करने का या फिर उसको इवेल्युएट करने का। या दूसरा आपसे बी में जो ऑप्शन से आपसे बोला गया है कि टीचर को करना चाहिए सेग्रीगेट कर देना चाहिए बच्चों को उसके मार्क्स के हिसाब से, यानी कि जिस बच्चे के मार्क्स कम है उसे थोड़ा कम ग्रेड के हिसाब से उसे कम वैल्यू देनी चाहिए, जो बच्चे ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं उसे ज्यादा वैल्यू दे दे। ये बी ऑप्शन कहता है आपसे। सी ऑप्शन आपसे कहता है कि भी एज ए टीचर आपने ऐसा करना चाहिए कि बच्चों के साथ इंगेजमेंट होनी चाहिए टीचर की, कि वो बच्चों से बातचीत करे, उनके प्रोस्पेक्टिव, उनके विचार को, उनके दृष्टिकोण को समझे और फिर उस हिसाब से अपनी टीचिंग को और बच्चों की लर्निंग को उस हिसाब से प्लान करे। तो ये सी ऑप्शन कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपके पास है कि एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, जब हम क्लास में जाते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल एक रूल फॉलो करना चाहिए और बच्चों को भी उसको इम्पोज कर देना चाहिए कि भाई ये रूल है और ऐसे ही फॉलो करना है। तो आपको इसमें से कौन सा सही ऑप्शन लगता है एज ए टीचर को, उसके इंडिविजुअल डिफरेंस को, कि हर बच्चे के अंदर एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, उसको सही से मापने के लिए, उसको सही से केयर करने के लिए मैं क्या करना चाहिए, तो बेस्ट तरीका क्या होगा, तो ये आपको चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि इंगेज करना चाहिए टीचर को खुद को अपने आप को बच्चे के साथ, और बच्चे की जो खुद की जो सोच है, यानी उसका जो दृष्टिकोण है, उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसको समझना चाहिए और उसको वैल्यू देना चाहिए। यानी कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ, मतलब असेसमेंट का मतलब है किसी चीज का जो मूल्यांकन होता है, यानी कि इवेल्युएशन होता है, वो पर्पसफुल जब होगी, यानी कि वो मीनिंगफुल जब होगी। ये आपके पास ऑप्शन है, पढ़ते हैं। पहले फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, इट induce fear and stress among the student, it serves as a feedback for the student as well as teachers, it is done only once at the end of the year। Your option D says comparative and evaluation are made to differentiate between the students and achievements। अच्छा, अब आपसे ही बोला गया कि भी जो असेसमेंट है वो मीनिंगफुल या पर्पसफुल जब होगी जब वो स्टूडेंट के अंदर फियर क्रिएट कर दे, यानी कि एक अननेसेसरी क्या ना कि तनाव, भय, ये अगर क्रिएट कर देती है तब उस असेसमेंट का कोई फायदा है।
अच्छा, दूसरा आपसे ये कहा जा रहा है बी ऑप्शन में कि असेसमेंट का यानी मूल्यांकन का या फिर इवेल्युएशन का फायदा जब है जब वो स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए एक फीडबैक हो, कि भी स्टूडेंट के लिए ये फीडबैक हो कि उसने कितना सीखा, और टीचर के लिए ये फीडबैक हो कि उसने जो पढ़ा है वो बच्चों को कितना समझ में आया। वो अगर ये इस क्राइटेरिया को, इस पैमाने को अगर फिल करता है तो असेसमेंट अपने जो रियल पर्पस है उसे अचीव कर पाता है। अच्छा, सी ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है इट इज डन ओनली वंस एट, ये होना चाहिए साल के अंत में होना चाहिए, बीच में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एंड जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल एक बार एग्जाम हो या एक बार असेसमेंट जो भी हो एक बार, और बाकी बीच में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तब पर्पसफुल होना चाहिए। अच्छा, लास्ट में आपसे बोला गया कि जो असेसमेंट होना चाहिए कंपेरेटिव होना चाहिए, यानी कि इसमें कंपैरिजन होना चाहिए एक छात्र को दूसरे छात्रों से के साथ, जो भी उसका रिजल्ट आता है, वैल्यू आती है, उसका जो मार्क्स आते हैं या ग्रेड आते हैं, उसके साथ कंपैरिजन होते रहना चाहिए। तो ये कहा जा रहा है आपसे। तो एज ए बीइंग ए टीचर आपको ये 4 ऑप्शन अगर सिलेक्ट करने हो तो जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी करेक्ट आंसर है। वो क्यों? क्योंकि असेसमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर बच्चा ये जान सके कि भाई उसने क्या सीखा, और टीचर भी ये समझ सके कि भाई उसने जो भी पढ़ा है वो बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। जैसे सपोज मैं ये लेक्चर आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, ये इसका मीनिंगफुल जब है कि मैं ये समझ सकूं कि ये लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल हो, और आप ये समझ सको कि आपके लिए ये वीडियो कितनी यूजफुल हो रही है, तब तो इसका फायदा है। तो ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ ए टीचर हैज टू बी। अच्छा, एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में आया था, ठीक है, उसमें एज ए टीचर के जो रोल है, उसकी जो भूमिका है, ठीक है, उसको ये 4 जो आपके ऑप्शन है इस हिसाब से उसे डिफाइन किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है ए ऑटोक्रेटिक, बी डिक्टोरल, सी परसिव्स और डी फैसिलिटेटिव। यानी कि टीचर का जो रोल होना चाहिए बिल्कुल ऑटोक्रेटिक नेचर का होना चाहिए, जिसमें सब कुछ उसके हाथ में, उसका जो मन करेगा उस हिसाब से रूल करे। अच्छा, डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि भी टीचर को पूरा राइट है, भी वो किसी को पनिश कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, किसी को भी जो मन कर रहा है टीचर का, मतलब फुल एक तरह से डिक्टेट करना, जैसे डिक्टेटर जैसे काम करता है वैसे टीचर को मतलब पावर होनी चाहिए, ये कहता है। अच्छा, सी आपसे कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, परसेसिव होना चाहिए कि भी वो स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के हिसाब से काम करे। अगर स्टूडेंट एग्री है कि आज पढ़ना है तो पढ़ाए, अगर नहीं पढ़ना है तो ना पढ़े। पूरा डिपेंडेंट होना चाहिए बच्चों के ऊपर, कि मतलब बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाहता तो पूरे साल ना पढ़ाओ, ये कहता है। अच्छा, डी है आपके पास जो ऑप्शन है वो कहता है टीचर को बीइंग एज ए फैसिलिटेटिव होना चाहिए, यानी फैसिलिटेटर होना चाहिए, जो कि बच्चों को उसकी लर्निंग में हेल्प करे, उसे हर तरह की जो सुविधाएं फैसिलिटी है उसे प्रोवाइड करे। तो एनसीएफ 2005 के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि टीचर का जो रोल हो गया वो इस तरह से होना चाहिए, वो बच्चों को हर तरह की सुविधाएं फैसिलिटेट करे, मतलब उसको सुविधा प्रदान करे ताकि उसकी लर्निंग जो है वो इंप्रूव हो और लर्निंग को अच्छे से उसका रिजल्ट आ सके। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसर्च सजेस्ट दैट इन अ डाइवर्स क्लासरूम अ टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट देयर लर्निंग। मतलब एक डाइवर्स क्लासरूम का मतलब यहाँ पे ये है कि एक ऐसा क्लासरूम जहां बहुत मिक्सअप है, यानी कि अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, वो टीचर का रोल क्या हो जाता है, उससे जो अपेक्षाएं वो क्या होती है। तो ये आपके पास कुछ 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको अपना आंसर सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, वो ये हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, कि टीचर का जो भी रोल होता है, जो भी उसकी जो एक्टिविटी वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है बच्चों के ऊपर। ठीक है, बी देखते हैं आर द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ, कि वही एक टीचर जो भी करता है वही एक डिटर्मिनेंट होता है, वही एक रीजन होता है, वही एक कॉज होता है कि बच्चे की लर्निंग के ऊपर ओनली रीजन वही होता है, टीचर होता है कि भाई बच्चा सीखेगा नहीं सीखेगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, वगैरह वगैरह। अच्छा, सी आपसे कह रहा है शुड नॉट बी करेक्ट कोरिलेटेड होना चाहिए, यानी कि वो टीचर से कोरिलेट नहीं होना चाहिए, टीचर कैसा नहीं, उसे टीचर से कोई मतलब नहीं है उस चीज का। अच्छा, डी आपसे कह रहा है डू नॉट हैव द एनी इफेक्ट ऑन, कि टीचर का कोई इफेक्ट नहीं होता बच्चों की लर्निंग के ऊपर। तो एक डाइवर्स क्लासरूम में रिसर्च क्या कहती है आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टीचर का जो रोल होता है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक क्लासरूम है जहां पे अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं, ठीक है,
बिल्कुल क्लास में मिक्सअप है, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग रिचुअल को फॉलो करने वाले स्टूडेंट आते हैं। वहां पे टीचर का रोल ये हो जाता है कि वो सबके बीच में एक यूनिटी बनाए। जैसे हमारी कंट्री है, कंट्री डाइवर्स कंट्री में एक यूनिटी है हमारी कंट्री के अंदर, तो टीचर को भी क्या करना चाहिए, क्लास में ऐसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां वो क्या कर सके, वो एक बच्चा दूसरे बच्चे के कल्चर को सीख सके और दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट कर सके। तो यहाँ पे टीचर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर टीचर ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाता है क्लास में, तो वो आगे जाकर सोसाइटी में भी बड़ा बेनिफिशियल होता है। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अच्छा, स्पेशल नीड वाले बच्चे वो होते हैं जो किसी तरह से, मतलब किसी तरह से प्रॉपर जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उस तरह से नहीं होते, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। तो ऐसे बच्चे के लिए ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि भी करेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले बोला गया है कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए बोला कि ये इज ए अनरियलिस्टिक गोल होना चाहिए, मतलब उनको पढ़ाना एक तरह से, या जो भी एक अनरियलिस्टिक गोल है, जो लक्ष्य जो हो ही नहीं सकता, मतलब वो मतलब रियल नहीं हो सकता, मतलब कहने का मतलब वो पूरा हो ही नहीं सकता, उनको पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, ये बोला गया आपसे। सेकंड ये अगर बोला गया इज ए डिटरमिनेंटल टू द चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी। अच्छा, ये बोला गया जो वो इस तरह के जो बच्चे उनको बड़े मतलब पढ़ाना एक तरह से बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मतलब उनके लिए एक तरह से लॉस है, नुकसान है कह लो, कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना, उनको पढ़ाना यानी उनके ऊपर जो एजुकेशन पे जो हम लोग इन्वेस्ट करें ये बेवकूफ़ी है, ये कहता है ये सेकंड ऑप्शन। अच्छा, थर्ड ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है कि विल इंक्रीज द बर्डन ऑफ स्कूल, कि ऐसे बच्चों को जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं अगर उसको स्कूल में लेके आते हैं तो स्कूल के लिए एक बर्डन हो जाएगा, उनको पढ़ाना एक तरह से मतलब एक बर्डन है। उनको पढ़ाने से क्या होगा कि बाकी बच्चों के एजुकेशन में इम्पैक्ट आएगा और वो हमारे जो एजुकेशन के लेवल को डाउन करेगी, कहने का मतलब है। अच्छा, डी आपसे ऑप्शन बोला जा रहा है, वो क्या करती है, रिक्वायर ए चेंज इन द एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच ऑफ टू टीचिंग, कि सोशल नीड वाले जो बच्चे हैं वो क्या करती है, वो उसकी जरूरत होती है कि भाई उसके अंदर वो टीचर के अंदर या टीचिंग स्टाइल के अंदर या जो सिलेबस कंटेंट है उसके अंदर थोड़ा सा एक चेंज की रिक्वायरमेंट मांगती है और कुछ नहीं मांगती। मतलब ये भी नॉर्मल बच्चों की तरफ पढ़ सकते हैं, बस उनके लिए उनको थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है ताकि वो और बच्चों की तरफ पढ़ सके। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि हमें स्पेशल नीड वाले बच्चों को भी केयर करना है, उनको भी पढ़ाना है, बस उनको ये कि थोड़ा सा नीड उनकी स्पेशल है तो उनके ऊपर में थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेरिड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड enrich the learning experience of all student, this statement is, मतलब आपसे बोला जा रहा है कि एक ऐसा क्लासरूम जहां पर बड़ा डाइवर्स है। डाइवर्स किस तरह से, जो बच्चे आते हैं अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से, अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस वाले, यानी गरीब अमीर हर तरह के बच्चे, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड, यानी कि उनकी जो कल्चरल बैकग्राउंड का मतलब है कि वो अलग अलग फेस्टिवल को मनाने वाले हैं, अलग अलग उनका सिस्टम है, ट्रेडिशन है, तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, और वो इनरिच हैं और लर्निंग एक्सपीरियंस उनके अलग अलग है। तो ऐसे बच्चों के लिए आपके पास कुछ 4 ऑप्शन है, उसको देख के आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये इनकरेक्ट बिकॉज इट कैन बी कंफ्यूज द लर्निंग एंड द मेल फील लॉस्ट। अगर मतलब डाइवर्स क्लासरूम अगर क्रिएट किया जाए तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, इस तरह से ये क्या बच्चों में लर्निंग को कंफ्यूज कर सकती है और जो लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव नहीं कर सकते, उसका नुकसान हो सकता है, मतलब अगर हम डाइवर्स क्लासरूम में बच्चों की टीचिंग करते हैं तो ये बोलता है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कहता है करेक्ट, ये करेक्ट है, डाइवर्स क्लासरूम होना चाहिए बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मेनी स्किल फ्रॉम देयर पीयर्स। मतलब अगर डाइवर्स क्लासरूम है तो वहां बच्चे अपने दूसरे फ्रेंड से, बाकी दोस्तों से भी अलग अलग स्किल सीख सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने पीयर ग्रुप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है हाँ करेक्ट है, ये होना चाहिए। क्यों, रीजन बता रहा है बिकॉज इट मेक्स ए क्लासरूम मोर हायरकी, मतलब जो क्लासरूम के अंदर एक हायरकी क्रिएट हो सकती है कि भाई जो बच्चा लेस क्वालिटीफुल बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसको नीचे रखेंगे, जो अच्छी मतलब इकोनॉमिक कंडीशन में है तो उसको एक ऊपर की ग्रेड में रखेंगे, एक बहुत अच्छी बैकग्राउंड से उसको ऊपर, यानी कि क्लासिफिकेशन कर रहा है बच्चों को, कोई बहुत नीचे वाला है कोई ऊपर वाला। जैसे हमारा पुराना जो सिस्टम था जो 4 कैटेगरी बनाए जाते थे, उस टाइप का एक क्रिएशन हो जाएगा। तो ये
हमारे ऑप्शन सी बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो डी है उसमें बोला कि इनकरेक्ट है, ये मतलब इनकरेक्ट है कि क्लासरूम डाइवर्स नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज इट लीड्स टू द अननेसेसरी कंपटीशन, क्योंकि ये क्या कर सकता है कि अननेसेसरी कंपटीशन क्रिएट कर देगा बच्चे के अंदर। तो इस तरह का जो डाइवर्स क्लासरूम जो लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों में नहीं होना चाहिए, ये सपोर्ट करता है। तो इस हिसाब से जो अगर मैं कहूं, अगर चारों ऑप्शन को जैसे मैंने आपको समझाया, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्यों? उसका एक सिंपल सा रीजन यही है, जैसे इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि अगर बच्चा डाइवर्स क्लासरूम के अंदर, डाइवर्स सोशल कह लो, इकोनॉमिक कह लो, कल्चरल बैकग्राउंड से अगर बच्चा आता है, अलग अलग बच्चों से इंटरेक्ट करता है, तो वो अलग अलग चीजों को सीखता है और वो इस तरह से बहुत ज्यादा स्किलफुल हो जाएगा। हर अलग अलग कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अलग अलग कंडीशन में अपने आप को रखने के लिए, अलग अलग चैलेंजेस को फेस करने के कैपेबल बन सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, अगर एक बच्चा ऐसा है जो कि प्रॉपरली सुन नहीं पा रहा है, मतलब सुनने में उसकी कुछ प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे से रिलेटेड ये 4 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। चलिए पढ़ते हैं फिर। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है, शुड बी सेंट ओनली टू द स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड नॉट टू बी रेगुलर स्कूल। ऐसे बच्चों को एक स्पेशल स्कूल में भेज देना चाहिए जहां पे वैसे बच्चे पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकते हैं, उन्हें रेगुलर स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोलता है, विल नॉट बी बेनिफिट फ्रॉम द एकेडमिक एजुकेशन ओनली एंड शुड बी गिवन द वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टेड। कि मतलब ऐसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए, एकेडमिक की ट्रेनिंग उनको नहीं देकर के उन्हें क्या करना चाहिए, कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग दे देना है। वोकेशनल का मतलब है कोई जैसे कढ़ाई बुनाई सिलाई, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि कोई जिससे वो बिजनेस स्टार्ट कर सके, इस टाइप की कोई ट्रेनिंग दे दी चाहिए और उनको बस पूरी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ये कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है आपसे, कैन डू वेरी वेल इन द रेगुलर स्कूल इफ सुटेबल फैसिलिटी एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइड। कि ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर उनको थोड़ी सी फैसिलिटी दे दी जाए। कैसी? रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दी, यानी कि अगर बच्चा कोई सुन नहीं पाता है तो एक जैसे कान में लगाने वाला एक एड होता है जो बच्चा मशीन यूज करता है, जिससे क्या होता है बच्चे इजिली सुन सकते हैं। तो इस तरह की थोड़ी अगर हेल्प कर दी जाए इन बच्चों की, तो ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते डी। डी में आपसे बोला गया है, विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म ऑन अ पार विद द क्लासमेट इन अ रेगुलर स्कूल। मतलब अगर ऐसे बच्चों को स्कूल में हम एडमिशन दे देते हैं, ठीक है, उनको अगर पढ़ाते हैं, तो वो जो बाकी नॉर्मल बच्चे हैं जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, उस लेवल का परफॉर्म कभी नहीं कर पाएंगे, उस लेवल तक वो कभी नहीं आ पाएंगे अगर हम ऐसे बच्चों को रेगुलर स्कूल में रेगुलर बच्चों बाकी बच्चों के साथ अगर पढ़ाते हैं तो अगर मैं अपना बीइंग अ टीचर, मैं अपने 8-9 ईयर के एक्सपीरियंस अगर आपसे बात करता हूं, तो भी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपके पास जो होगा वो हो जाएगा आपका सी। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम एक ऐसी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, बीइंग ए टीचर हमारे लिए कैसा ही बच्चा ही है, तो हमें क्या करना है, अपने हर बच्चे को एट पार लेके आने के लिए हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि वो भी हर जो बाकी बच्चे सीखते हैं, ग्रो करते हैं और सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, उस तरह से वो कर सके। उसके लिए थोड़ी सी हमें क्या करनी है, उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रिसोर्स हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा टीचर का रोल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट ये जरूरी है उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिफ्टेड लर्नर। मतलब गिफ्टेड लर्नर का मतलब जो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास दिए गए। इन 4 में से एक सही है, बाकी तो गलत होंगे, तो आपको चूज करना कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपके पास है, ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कुछ इस टाइप का बोल सकते हो आप। अच्छा, दूसरा आपसे बोला जाए, ही कैन फील अंडर एस्टिमेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटी आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। अच्छा, ऐसे बच्चे क्या होता है, वो बड़े मतलब बोर हो जाते हैं, उनको कुछ मजा नहीं आता नॉर्मल क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे नॉर्मल बच्चे जैसे पढ़ते हैं वैसे वो उसको पढ़ाया जाए, उनको कुछ खास चैलेंज या कुछ टफ चीज नहीं दी जाए तो उनको मजा नहीं आता, वो बोर होने लग जाते हैं ऐसे बच्चे। अच्छा ठीक है, 2 हो गए। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं सी स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, ही इज ए हाईली टेम्परामेंटल होते हैं। वो अपने टेम्परामेंटल का मतलब होता है वो टेम्पर के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से जो उनका मन होता है वो करते हैं ऐसे बच्चे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं डी में कहा जा रहा है कि ही इंगेजेस
इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड फ्लपिंग, रॉकिंग एक्सेट्रा। कि ऐसे बच्चे होते हैं वो अननेसेसरी जो अलग तरह के काम में लगे रहते हैं, जो किसी को परेशान करना, ताली बजा दिया, पत्थर तोड़ दिया वगैरह वगैरह, कुछ फाड़ दिया, ये कर दिया वगैरह। मेरा कहने का मतलब दूसरों को परेशान करते रहते हैं ऐसे बच्चे जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं। तो वो इसका एग्जाम्पल ये है। तो जैसे आप जानते हैं गिफ्टेड, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, जैसे हमारी कंट्री में रामानुजन हुए थे जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। अगर उसका हम एग्जांपल लेके चलें तो वो जो सेकंड थर्ड क्लास में जब वो पढ़ते थे तो वो 11th 12th के मैथमेटिक्स को बहुत इजीली सॉल्व कर देते थे। मतलब वो बहुत हायर लेवल की चीजें बहुत लोअर क्लास में इजीली सॉल्व कर देते थे। यानी कि जो नॉर्मल बच्चे जो पढ़ते थे उसके लिए वो कोई टफ नहीं था, बहुत सिंपल काम था और उनमें उनको मजा नहीं आता था। ठीक है, तो जो हम कह सकते हैं गिफ्टेड बच्चे के हिसाब से जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जो बी, कि वो नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग में, लर्निंग में इंटरेस्ट इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो ये चीजें उनको पहले से आती है और वो इन पे बोर हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें उनको कोई चैलेंज नहीं मिलता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया बी, हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ टीचर कैन इनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम बाय ऑफरिंग रिवॉर्ड फॉर अ स्मॉल स्टेप इन लर्निंग। अच्छा, एलिमेंट्री क्लासरूम का मतलब होता है जब क्लासरूम 1 से लेकर के 8 की बात की जाती है तो उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री क्लासरूम। ठीक है, यानी कि जो आपके सीटेट में पूछा जाता है, जैसे प्राइमरी, एक प्री प्राइमरी होते हैं, पोस्ट प्राइमरी कह लीजिए, यानी कि 1 से लेकर 5 तक एक फर्स्ट कैटेगरी होगी, सेकंड कैटेगरी हमारी होगी 6 से लेकर के 8 तक होगी। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो इसे बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन बोल देते हैं, जिसका कि आप लोग कोर्स करते हो ईटीई, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन। ये कोर्स आप लोग करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको बताना है कि एलिमेंट्री एजुकेशन या एलिमेंट्री क्लासरूम के हिसाब से इफेक्टिव लर्निंग के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है ऑफरिंग रिवॉर्ड फॉर अ स्मॉल स्टेप इन लर्निंग, कि वो टीचर को क्या करना चाहिए, थोड़े थोड़े रिवॉर्ड देना चाहिए बच्चों को जो छोटी छोटी स्टेप कुछ कुछ सीखते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है बी आपसे बोला जा रहा है कि इसमें टीचर को क्या करना चाहिए, ड्रिल एंड प्रैक्टिस करना चाहिए। टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को ड्रिल कराना चाहिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार कराएंगे, प्रैक्टिस कराना चाहिए। ठीक है, ये प्रयास करते रहना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि भाई इफेक्टिव लर्निंग हो सके। पहले मैं बोला कि उसको रिवॉर्ड देते रहना चाहिए, स्मॉल छोटे छोटे रिवॉर्ड देते रहना चाहिए। दूसरे बोल रहे हैं ड्रिल या प्रैक्टिस करवाना, बार बार सेम क्वेश्चन को बार बार करवाते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है सी में आपको इंकरेज कॉम्पिटेटिव अमंग्स हर स्टूडेंट। उसे क्या करना चाहिए, अपने बच्चों के आपस में एक कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना चाहिए जिसमें वो एक दूसरे से मतलब प्रतिस्पर्धा करने लग जाए, उनके कंपैरिजन करने लग जाए, आपस में मतलब तुलना करने लग जाए। कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना चाहिए टीचर को। अच्छा, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रंस यानी स्टूडेंट्स, कि मतलब लास्ट में आपसे बोला अगर आप इफेक्टिव लर्निंग बनाना चाहते हैं 1 से लेकर के 8 तक के क्लासरूम के अंदर, एलिमेंट्री क्लासरूम के अंदर, तो टीचर का रोल ये हो जाता है कि उसे सबसे बेस्ट चीज ये करनी चाहिए कि उसे लाइफ की जो चीजें हैं उसके साथ एजुकेशन को, कंटेंट को, अपने सिलेबस को और जो लाइफ की जो डेली रूटीन में जो उनकी लाइफ में जो भी कुछ होता है उनको कोरिलेट कर देना चाहिए और उस हिसाब से क्लासरूम टीचिंग करनी चाहिए, जिसमें वो डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं उसके साथ पढ़ाई को जोड़ देना चाहिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए और बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। तो ठीक है, तो जैसा आप चारों में से जो करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन जो देखते हैं वो डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जो चीज अगर क्लासरूम में सीख रहा है वही अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में देखते हैं तो डेली लाइफ की प्रॉब्लम को भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है। यानी कि जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो जाएगा डी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। मैं डेली शाम को 7 बजे ये सीरीज लेके आऊंगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो के बारे में अपनी राय, जो भी सजेशन या जो भी आप बताना चाहें बताइएगा, वीडियो कैसी लगती है। अगर कुछ और चेंजेस आप लोग चाहते हैं तो जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर कल फिर से एक नई वीडियो में इसी चीज को आगे कंटिन्यू कर। आज हम लोगों ने डिस्कस किया था चाइल्ड पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजों को। नेक्स्ट डे हम कुछ और भी इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।